चंद्रपुर गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ गंगा देवी रहती थी। दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजारा किया करता था। एक दिन माधव जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। जंगल में लकड़ियाँ भी अब नाम मात्र की रह गई हैं। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिली तो तुम रोटियाँ कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, पहले रोटियां खा ले। तू दिन रात इतनी मेहनत करता है, देखना भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। माधव अपनी माँ की बात सुनकर शांत हो गया और खाना खाने लगा। अगले दिन सुबह माधव फिर से जंगल में लकड़ियां लेने निकलता है। तभी रास्ते में उसे गांव का अमीर सेठ धनराज मिलता है। सेठ धनराज देखने में हट्टा कट्टा आदमी था। वह हमेशा अपने साथ पैसों की एक बड़ी थैली लेकर चलता था। उसकी एक आदत थी कि वह हर समय अपनी अमीरी का दिखावा करता रहता था। अरे भाई माधव, आज सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर कहाँ निकल पड़े? हाँ सेठ जी, जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं, मेरे जैसे गरीब आदमी के घर में बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलता है। अच्छा अच्छा, कभी पैसे की जरूरत हो तो बता देना, मैं कुछ मदद कर दूंगा। बहुत अच्छा किया सेठ जी, आपकी मदद हमेशा याद रखूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताऊंगा। कुछ दिनों बाद माधव की हालत और खराब हो गई। घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका था। वह परेशान होकर सेठ धनराज के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरी हालत तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं अपनी बूढ़ी माँ को भूखा नहीं देख सकता। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले आऊं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। माधव, मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार आदमी हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी भी किसी से छुपी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित वापस चाहिए। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे ज़रूर लौटा दूंगा। माधव पैसे लेकर घर पहुंचा। अरे बेटा, कहाँ रह गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। माँ, घर में कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सेठ धनराज से कुछ पैसे उधार लाए हैं। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान ले आऊंगा। बेटा, अगर तेरे पिता आज जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिता इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे चंद्रपुर गांव में उनके जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि गांव वाले खाते खाते अपनी उंगलियां चाटते रह जाते थे। बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ जो पैसे दिए हैं उन्हीं से समोसे बनाने का सामान ले आओ। क्या सच में माँ? पिताजी समोसा बनाया करते थे? तुम ठीक कह रही हो माँ। तुम देखना, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा। माधव सेठ के दिए पैसे से समोसे बनाने का सामग्री ले आता है। माधव ने समोसे बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी बूढ़ी माँ गंगा देवी भी माधव की मदद करने लगी।
कुछ देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो माँ, कितने सारे समोसे बनकर तैयार है। अब मैं इसे बाजार ले जाता हूँ। माधव अपने बनाए हुए समोसे लेकर चंद्रपुर गांव के बाजार में पहुंच गया। तभी सामने अपनी समोसे की दुकान लगाए खड़ा रघु ये सब देख रहा था। हूँ। आइए भाइयों, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे खाइए। आइए भाइयों, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे खाइए। अरे, ये तो माधव है। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी दुकान के सामने अपने समोसे बेचने आ गया। मेरी दुकान के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर खड़ा हो गया। माधव, मैं तुझे यहां अपने सामने टिकने नहीं दूंगा। आओ भाइयों, मेरे यहां के गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चलो भाई, पहले माधव के समोसे भी चख लेते हैं। आखिर उसने बनाए कैसे हैं? अरे भाई, ये कैसे समोसे बनाए हैं? इनमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। सच कह रहे हो भाई, ऐसे बेस्वाद और खराब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। माधव ये सुनकर बहुत दुखी हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप अपनी ठेली के पास खड़ा रहा। तभी दोनों आदमी रघु की दुकान की तरफ चले गए। माधव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी। वह धीरे धीरे अपनी ठेली लेकर घर वापस आ गया। क्या हुआ बेटा, आज तू इतना उदास क्यों है? क्या गांव वालों को तेरे बनाए समोसे पसंद आए? नहीं माँ, गांव वालों ने कहा कि मेरे समोसे में कोई स्वाद नहीं है। सेठ धनराज ने जितने पैसे उधार दिए थे उनसे मैं जितनी सामग्री ला सकता था ले आया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि और अच्छी सामग्री कहाँ से लाऊं जिससे मेरे समोसे स्वादिष्ट बन सकें। बेटा, तूने हमेशा मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना है। तेरी मेहनत को भगवान जरूर देख रहे हैं। एक दिन जरूर कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। अगली सुबह सेठ धनराज अपने कुछ नौकरों को साथ लेकर माधव के घर पहुंच गया। माधव, बाहर आओ। मेरे पैसे लेकर बैठ गए हो क्या? माफ कर दीजिए सेठ जी, आपने जो पैसे मुझे उधार दिए थे उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन अभी तक मेरे बनाए हुए समोसे किसी ने खरीदे नहीं हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित वापस चाहिए। मुझे क्या पता तुम्हारे समोसे कोई खरीदेगा भी या नहीं। सेठ जी, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। सेठ धनराज उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। वह अपने नौकरों के साथ वहां से चला गया। कुछ समय बाद माधव फिर से अपने बनाए हुए समोसे लेकर बाजार पहुंच गया। आज वह पहले से भी ज्यादा उदास था। वह चुपचाप अपनी ठेली के पास बैठा था और किसी ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक बूढ़ा यात्री वहां आया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। बेटा, मैं बहुत लंबी यात्रा करके वापस आया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अरे बूढ़े आदमी, यहां से चले जाओ। हमारा समय खराब मत करो। देख नहीं रहे यहाँ कितनी भीड़ है? पता नहीं कहां कहां से लोग चले आते हैं। बेटा, तुम ही कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको अपने बनाए हुए समोसे देता हूँ। हालांकि मेरे समोसे ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं हैं, लेकिन इससे आपकी भूख तो मिट जाएगी।
वाह, क्या स्वाद है तुम्हारे बनाए हुए समोसों में। धन्यवाद। इन समोसों को खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। क्या सच में बाबा? क्या आपको मेरे बनाए समोसे स्वादिष्ट लगे? बाबा, मैंने तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलाया था, फिर ये इतने स्वादिष्ट कैसे बन गए? बेटा, ये सब तुम्हारे सच्चे दिल की वजह से हुआ है। तुमने खुद मुश्किल में होते हुए भी मेरी मदद की। तुम्हारे दिए हुए समोसे से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए ये इस दुनिया के सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं। बूढ़े आदमी ने माधव की तरफ प्यार से देखा और अपनी पोटली में से एक छोटी सी जड़ी बूटी निकाली। मैं तुम्हें एक खास जड़ी बूटी देता हूँ। बाबा, लेकिन मैं इस जड़ी बूटी का क्या करूं? जब भी तुम समोसे बनाओगे, इस जड़ी बूटी को अपने समोसे के मसाले में मिला देना। इसके बाद तुम्हारे बनाए हुए समोसे पूरे चंद्रपुर गांव में सबसे स्वादिष्ट लगेंगे। क्या सच में इससे मेरे समोसे स्वादिष्ट हो जाएंगे? हाँ बेटा, ये जड़ी बूटी तुम्हारी मेहनत और अच्छे दिल का फल है। लेकिन याद रखना, इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कभी भी लालच के लिए मत करना। अगर यह किसी लालची इंसान के हाथ में चली गई और उसने इसका गलत इस्तेमाल किया तो इसका उल्टा असर होगा। ये जड़ी बूटी कभी भी लालची इंसान का भला नहीं करेगी। माधव हैरानी से उस जगह को देखने लगा। फिर वह अपनी ठेली लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ गंगा देवी को सारी बात बता दी। बेटा, भगवान हमेशा अच्छे इंसान की मदद करते हैं। तूने अपनी परेशानी में भी एक भूखे इंसान की मदद की, इसलिए आज तुझे यह आशीर्वाद मिला है। माधव और उसकी माँ फिर से आंगन में बैठकर समोसे बनाने लगे। दोनों ने मिलकर मेहनत से समोसे तैयार किए। फिर माधव ने बूढ़े बाबा की दी हुई जड़ी बूटी को समोसे के मसाले में मिला दिया। जैसे ही जड़ी बूटी मसाले में मिली, पूरे आंगन में स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। माँ, लगता है बाबा की दी हुई जड़ी बूटी सच में कमाल करेगी। बेटा, आज तो समोसों की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है। अगले दिन माधव अपने समोसे लेकर फिर से बाजार पहुंचा। उसने अपनी छोटी सी ठेली लगाई और आवाज लगाने लगा। कुछ ही समय में उसके समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग खुशबू से आकर्षित होकर माधव की ठेली के पास आने लगे। कुछ ही देर में माधव की ठेली पर लोगों की भीड़ लग गई। उसके सारे समोसे देखते ही देखते बिक गए। पूरे बाजार में माधव के समोसों की चर्चा होने लगी। अब गांव का हर व्यक्ति माधव के समोसे खाने लगा। धीरे धीरे माधव की कमाई बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसने अपनी छोटी ठेली की जगह एक बड़ी दुकान खोल ली। अब उसकी दुकान पर रोज बहुत सारे ग्राहक आने लगे। माधव और उसकी माँ गंगा देवी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन यह सब देखकर रघु के मन में जलन होने लगी। रघु की दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं आता था। रघु दिन रात माधव की बढ़ती हुई सफलता को देखकर जलता रहता था। एक दिन रघु ने फैसला कर लिया कि वह माधव की दुकान का रहस्य जरूर पता करेगा। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। रघु धीरे धीरे दबे पांव माधव की दुकान की तरफ गया। उसने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर वह दुकान के अंदर चला गया। रघु ने दुकान में रखी चीजों को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसकी नजर उस छोटी सी पोटली पर पड़ी जिसमें माधव ने बूढ़े बाबा की दी हुई जड़ी बूटी संभाल कर रखी थी। रघु की आंखों में लालच चमकने लगा। रघु वह जड़ी बूटी चुराकर अपने घर ले गया। कुछ समय बाद गांव के लोग रघु की दुकान पर आने लगे। अचानक रघु की दुकान से धुआं निकलने लगा। लोग घबरा गए। देखते ही देखते रघु की पूरी ठेली में आग लग गई। कुछ ही समय में उसका पूरा ठेला जलकर राख हो गया। रघु डर गया। तभी माधव वहां पहुंच गया। उसने रघु की सारी बातें सुन ली। माधव को बूढ़े बाबा की कही हुई बात याद आ गई। बाबा ने कहा था, जब भी कोई लालची इंसान इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेगा तो इसका उल्टा असर होगा। हाय भगवान, मैंने ये क्या कर दिया?
मुझे माधव की जड़ी बूटी चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। माधव, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन और लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रघु भाई, लालच कभी किसी का भला नहीं करता। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करते तो तुम्हें भी सफलता मिल सकती थी। माधव ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद रघु ने लालच छोड़ दिया और मेहनत से अपना काम करने लगा। माधव और उसकी माँ गंगा देवी खुशी से जीवन बिताने लगे। माधव हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। इस कहानी की सीख है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और अच्छे दिल से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है।